लिए 1800, बातचीत नहीं, इधर ध्यान दीजिए, 1800 ईस्वी का विनियम बता दिया और 1833 का बताया, दोनों में क्या था। 1859 वाले में लिख लीजिए आप, 1859 में लिखिए कि राजस्व संबंधी वादों, रेवेन्यू रिलेटेड केसेस जो भी हो रहे थे, मामले आ रहे थे, रेवेन्यू से संबंधित, राजस्व से संबंधित मामलों या वादों के समाधान के लिए, सॉल्यूशन के लिए, के समाधान के लिए, फॉर द सॉल्यूशन ऑफ रेवेन्यू रिलेटेड केसेस के सॉल्यूशन के लिए झारखंड क्षेत्र में पहली बार, झारखंड क्षेत्र में पहली बार विधि संहिता, ब्रैकेट में लिखेगा कोड ऑफ लॉ, कोड ऑफ लॉ निर्मित किया गया। विधि संहिता, विधि संहिता मतलब समझते हैं, बहुत सारे प्रावधान का कोडिफिकेशन करना, लिखित रूप में उसको लाना। समझ में आया? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सीएनटी एक्ट जो है ना, वो क्या है, उसके बहुत सारे क्लाउज हैं लिखे हुए हैं, तो उसके प्रोविजंस को कोडिफाइड कर दिया गया, इसी को कोड ऑफ लॉ बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली बार लिखित रूप में बहुत सारे प्रोविजंस बनाए गए, उसको एक जगह पे रखा गया। समझ में आ रहा है? राजस्व संबंधी जो मुद्दे थे उनके समाधान के लिए। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब हम लोग आते हैं 1859 तक की बात हो गई, यहां तक नियम बनाए गए, नियम या विनियम बनाए गए। नियम, विनियम और अधिनियम अलग अलग चीजें। देखिए कानूनन तौर पे बहुत सारे शब्द इस्तेमाल होते हैं। नियम को बोलते हैं रूल्स, विनियम को बोलते हैं रेगुलेशन, वो दोनों लगभग एक जैसे हैं। और एक होता है अधिनियम, जिसको कानून भी बोलते हैं, जिसको विधि भी बोलते हैं, और जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लॉ। तो लॉ अलग है, रूल अलग है, ठीक है। और एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब आप जानते हैं, संविधान। तो अब जो बनाया गया, यहां तक नियम बनाए गए, अब आगे जो बनाया जा रहा है वो सब कानून बनाए जा रहे हैं। तो कानून का प्रभाव लॉ से ज़्यादा होता है, कानून में प्रोविजंस लॉ से ज़्यादा होते हैं, कानून का दायरा बहुत बड़ा होता है, कानून में बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। बात समझ में आ रहा है? जैसे सीआरपीसी कानून सुना है ना, या फिर सीपीसी कानून ऐसे, या संपत्ति से संबंध में कोई कानून है, तो महिलाओं के संबंध में बहुत सारे कानून है। तो कानून में बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं और उनका दायरा, उनका प्रभाव बहुत अधिक होता है, शक्तिशाली होता है। और संविधान सबसे टॉप पे आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, नियम सरकार कभी भी बना देती है, नियम सरकार अपने स्तर से बना सकती है। कानून बनाने के लिए सरकार को कुछ सर्टेन प्रोसीड्यूर्स फॉलो करना पड़ता है, जिसमें जो लेजिस्लेचर होता है वहाँ से उसके प्रोविजंस को पास कराना पड़ता है। अंग्रेजों के समय भी हुआ करता था ना विधानमंडल, विधायिका, तो विधायिका से पास करवाना पड़ता था। और नियम बनाने के लिए सरकार को किसी विधायिका के पास आने की जरूरत नहीं है, वो अपने स्तर से कैबिनेट की मीटिंग होगी, उसमें कुछ कानूनी सलाह लिया जाएगा और सरकार जारी कर देगी कि आज से इस संबंध में फला नियम लागू किया जाता है। जैसे कोरोना काल में बहुत सारे नियम सरकार ने बनाए, वो नियम कहीं संसद से पास नहीं किया गया, उसके लिए कोई कानून का अगर सहारा लिया गया तो एपिडेमिक एक्ट का सहारा लिया गया। लेकिन जो एपिडेमिक एक्ट बनाया गया वो भारत की विधायिका से पारित किया गया। समझ में आ रहा है? तो कानून का आकार बड़ा होता है, कानून को पारित करने के प्रोसेस लंबे होते हैं, कानून का प्रभाव बड़ा होता है, कानून ज़्यादा शक्तिशाली होता है। तो अब नियम और विनियम का दौर समाप्त हो रहा है भूमि लगान के संबंध में। अब किसका दौर शुरू होने जा रहा है? कानून का दौर शुरू होने जा रहा है, जो ज़्यादा शक्तिशाली होगा, ज़्यादा प्रभावी होगा, जिसमें ज़्यादा प्रोविजंस होंगे। तो लिखिए 1869 में एक बड़ी महत्वपूर्ण कानून लाया गया और उसके बारे में थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बातें देखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में सिलेबस में लिखा हुआ है अन्य राज्य परक अधिनियम। तो सीएनटी एसपीटी से अलग भी कुछ पूछा जा सकता है, और ये 1869 तो बहुत जरूरी है, ठीक है। लिखे छोटा नागपुर टिन्योर्स एक्ट, ध्यान रखिएगा, यहां पे टिनेंसी नहीं है, टिन्योर्स है। और हम लोग जो सीएनटी एक्ट बोलते हैं उसका मतलब क्या है? छोटा नागपुर टिनेंसी काश्तकारी अधिनियम, इसका मतलब है छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम। कब लाया गया? इसके बारे में कुछ बेसिक बात हम लोग समझ लेते हैं। ये
1908 में जो CNT एक्ट लाया गया, उसके पहले लाया गया एक बहुत इंपॉर्टेंट कानून है, ठीक है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी वो हम समझ लेते हैं। चलिए इसका ना एक ऐसे बात करके जो भी पॉइंट होगा लिख के और उसको एक ब्रैकेट में हम लोग डाल देंगे, तो क्या होगा कि इसके महत्वपूर्ण बातों को हम यहाँ पे समझ चुके होंगे। पहली बात लिखिए, इसमें पॉइंट लिखिए कि बंगाल अधिनियम, या ऐसे लिखिए 1865 के बंगाल अधिनियम, 1865 के बंगाल अधिनियम, बंगाल एक्ट ऑफ 1865, 1865 के बंगाल अधिनियम 2 डैश देख लिखिएगा 2 के तहत इसे लाया गया था, के तहत इसे लाया गया था। देखिए इस समय जो हम शासित होते थे, उस समय जो जमींदारी व्यवस्था थी वो मूल रूप से कहाँ के लिए लागू की गई थी? बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए। तो बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए जो नियम बनाए जाते थे, जो कानून बनाए जाते थे, उसी के तहत हम माने शासित होते थे। अब क्या किया गया, बंगाल प्रेसिडेंसी के तहत जो बंगाल का कानून बना, उसके 2 माने उसके क्लाउज 2 के तहत एक झारखंड क्षेत्र के लिए अलग से कानून बनाया गया, ठीक है। अब इसके बारे में लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, इसके तहत कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए। There are various important provisions included या incorporated in this act। बहुत सारे प्रावधान किए गए, परंतु इसमें कुछ खामियां भी रहीं, कमियां भी रहीं, ठीक। और इसमें जो प्रमुख कमी रही, सबसे प्रमुख वो क्या थी जानते हैं? भूइंहरी की परिभाषा नहीं दी गई। भूइंहरी का एक्चुअल डेफिनेशन क्या होगा वो इसमें देखिए। यहाँ पे एक बात समझिएगा, झारखंड में जो जमीन है ना, उन जमीनों के संबंध में जो हमारे यहाँ जनजातीय शासन था, अब जनजातीय शासन व्यवस्था भी पढ़ना है, या जो क्षेत्रीय राजा होते थे, तो उन्होंने जमीनों के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग प्रयोग के आधार पर अलग अलग नाम दिया था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे खूंटकट्टी भूमि, भूइंहरी भूमि, कोड़कर भूमि, ऐसा नाम सुना है ना, बहुत सारा नाम है, पहनई भूमि, महतोई भूमि, और सारे भूमि का क्या अलग अलग ऑब्जेक्टिव है, अलग ऑब्जेक्टिव से अलग भूमि बनाया गया। अब अगर हमें भूमि का सर्वे करना है, पता लगाना है कि कौन सी भूमि किधर है, तो स्पष्टता होनी चाहिए ना कि भाई भूइंहरी भूमि का अगर सर्वे करेंगे तो किस भूमि को भूइंहरी कहेंगे, एक डेफिनेशन होना चाहिए। जैसे अभी आपको कोई बात कह दिया जाए कि पूरे रांची का सर्वे करके आओ, रांची की ज़मीनों का सर्वे करके आओ, और आपको बोला जाए कि देखो रांची में 4 प्रकार की ज़मीनें मिलेंगी, लेकिन आपको बता दिया जाए कि 4 प्रकार की ज़मीनें भूइंहरी है, पहनई है, महतोई है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया कि भूइंहरी ज़मीन का मतलब क्या होता है। तो कैसे सर्वे कीजिएगा, कैसे पता लगाइएगा कि अच्छा ये वाला भूइंहरी ज़मीन है कि क्या है? जब तक आप जाके पूछिएगा कि ये ज़मीन तुम्हारी है, बोलेगा हाँ, क्या करते हो इस पर, बोलेगा मवेशी चराते हैं, और क्या करते हो, खेती करते हैं। अब आप दिमाग लगाते रहिए, क्योंकि कहीं परिभाषा में आपको नहीं बताया गया कि खेती करने वाले और उसी पे अगर कोई चारागाह बनाए हो तो उस जमीन को क्या कहेंगे। अगर ऐसा आपको नहीं बताया गया तो किस कैटेगरी में रखिएगा बताइए, पॉसिबल है? या आपसे बोला गया कि जाओ सर्वे करके आओ, झारखंड में कितने जनजाति हैं, झारखंड में कौन कौन जनजाति है, कौन कौन जो है अनुसूचित जनजाति है, कौन कौन OBC में है, कौन कौन जनरल में है, और आपने इनको पकड़ा और पूछा कि बताओ तुम्हारा नाम क्या है। इन्होंने बोला कि फला मेरा नाम है XYZ, और इन्होंने कुछ टाइटल बता दिया, और आपको पहले से अगर बताया गया हो कि फला टाइटल का आदमी जो होगा, डॉक्यूमेंट मांगा आपने, डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है इस टाइटल का आदमी SC माना जाएगा या ST माना जाएगा, तो आप शामिल कर लीजिएगा। लेकिन जब परिभाषित ही नहीं किया गया कि जनजाति में किसको रखेंगे और अनुसूचित जाति में किसको रखेंगे, तो केवल उसका नाम पूछने से कैसे आप क्लासिफिकेशन कीजिएगा? सर्वे संभव होगा? नहीं होगा। तो इस कानून की जो सबसे बड़ी खामी थी, इसीलिए ये बात स्पष्टता से मैं बहुत एम्फेसाइज करके आपको बता रहा हूँ
फोकस करके बता रहा हूँ कि ये बात स्पष्ट रखिएगा कि इस कानून में भूइंहरी की कोई परिभाषा नहीं की गई थी, जिसके कारण भूमि के सर्वेक्षण के समय किस जमीन को भूइंहरी मानना है, और भूइंहरी एक बड़ी प्रोमिनेंट जमीन हुआ करती थी, तो हम ये पता लगाने में असफल हो गए। ठीक है, तो लिखिए कि इस कानून में, कमी में लिखिए कि इस कानून में भूइंहरी को परिभाषित नहीं किया गया था। भूइंहरी को इंग्लिश में भी भूइंहरी बोलते हैं। भूइंहरी वॉज नॉट डिफाइंड इन दिस लॉ एक्ट। इस कानून में भूइंहरी को परिभाषित नहीं किया गया था, जिसके कारण भूमि के सर्वेक्षण में समस्या उत्पन्न हुई। ठीक, अब देखिए दो तरीके के स्टूडेंट हैं। एक स्टूडेंट है जिसको कहते हैं गधा, जिसको केवल उतनी बात समझ में आती है जितना बताया जाता है, और उससे कोई अनुमान नहीं लगा पाता, कुछ अलग से एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाता, कोई एनालिसिस नहीं कर, जितना लिखवाया उतना रट्टा मारा, गया एग्जाम में लिख के आ गया, पता चला सवाल पूछ रहा था इसके कारण और आप लिख के आ गए प्रभाव, क्योंकि आप तो रट्टा मार के गए थे। तो आपको बस दिखा कि बिरसा मुंडा आंदोलन और लिख के आ गए, और हमने क्लास में लिखवाया था उसका प्रभाव और एग्जाम में पूछा था कारण, आप कारण की जगह प्रभाव लिख के आ गए, हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है कि भूइंहरी को परिभाषित नहीं किया गया था, तो खुद अनुमान लगाइए कि आगे का जब कानून आएगा तो इसको संशोधित करके आएगा, माने इसका कोई ना कोई कमी दूर करके आएगा। तो कौन सी कमी को दूर किया जाएगा आगे के कानूनों में? भूइंहरी को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाएगा। ये अपने आप अनुमान लगा सकते हैं ना, नहीं तो गधा वाला काम नहीं ना कि सर ने कहा कि परिभाषित नहीं किया गया, अब आगे वाला में हो सकता है फिर ना किया गया हो। स्वाभाविक है कि यहाँ ये कमी रह गई, तो आगे के किसी न किसी कानून में इस कमी को दूर किया गया होगा। तो आगे देखेंगे। एक बात तो हो गया, भूइंहरी को यहाँ परिभाषित नहीं किया गया, एक बात समझ में आ गई। अब आपको ये समझना कि भूइंहरी वास्तव में है क्या, जिसको यहाँ परिभाषित नहीं किया गया। तो आप लिखिए भूइंहरी एक, फिर इसी के अंदर ये जो चार्ट है ना, इसके अंदर फिर अंदर हम एक बनाएंगे, इसलिए पहले आप लिख लीजिए भूइंहरी, और भूइंहरी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लोग लिख लेते हैं। पहला पॉइंट लिखिए भूइंहरी के बारे में कि छोटा नागपुर के क्षेत्र में भूइंहरी, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में कर दीजिएगा भूइंहरी को, भूइंहरी प्रारंभिक काल से ही विद्यमान रहा है, प्रारंभिक काल से ही विद्यमान रहा है, स्टार्टिंग से ही रहा है। जब से यहाँ पे लोगों ने आके बसना शुरू किया उसी समय से भूइंहरी का कॉन्सेप्ट रहा है। ठीक है, अब भूइंहरी किसको कहते हैं ये समझिए। हाँ, सामान्यतः भूइंहरी का इस्तेमाल अभी वर्तमान समय में उरांव जनजाति के लिए किया जाता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले भूइंहरी का सामान्य मतलब होता था कि जैसे एक आदमी, ये झारखंड का क्षेत्र है, कोई आदमी यहाँ से आया झारखंड में, और झारखंड जंगली क्षेत्र है, और उसने क्या किया, ये जो जंगल का एरिया था पूरा, इसकी सफाई करके इसको खेती के लायक बना दिया और अपना एक घर बना के यहाँ पे रहने लगा, खपड़ा का, मिट्टी का, कुछ भी। तो ये जमीन का मालिक वो हो गया, क्योंकि ये तो पहले जंगल था और पहले ऐसा कोई शासन व्यवस्था तो था नहीं कि राजा है और कौन है और कौन है। भैया जो आया जमीन पे अपना जगह बनाया और उसी की जमीन हो गई। अब ये जमीन इसकी हो गई, तो ये आदमी एक्स है, इसका इस जमीन पे अधिकार हो गया। इसका एक शब्द मिलेगा आपको, स्वत्वाधिकार, प्रोप्राइटर, मालिक, वो इस जमीन का मालिक हो गया। समझ में आ गया, प्रोप्राइटर हो गया। अब क्या हुआ, इसका जो बेटा होगा उसको ये जमीन अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा वंशानुगत रूप से, फिर ये मरेगा तो इसका जो बेटा होगा ये उसको ट्रांसफर हो जाएगा। तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये जमीन क्या होगा, उसी के वंशजों को ट्रांसफर होगा और किसी को नहीं मिल सकता। ये उसी पीढ़ी के लोगों को ट्रांसफर होता जाएगा जमीन। समझ में आया, इसी जमीन को भूइंहरी कहा जाता है। बाद में ये शब्द उरांव जनजाति के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। तो आप लिखिए भूइंहरी का मतलब लिखिए कि किसी गांव को स्थापित करने वाले, या ऐसे लिखिए जंगलों को साफ करके, जंगलों को साफ करके किसी गांव को स्थापित करने वाले, जंगलों को साफ करके किसी गांव को स्थापित करने वाले मूलवासियों, मूलवासी मतलब
प्राइमरली जो वहां पे रह रहा है, माने पुरातन काल से जो व्यक्ति रह रहा है उसको मूलवासी कहेंगे। झारखंड में एक शब्द इस्तेमाल होता है आदिवासी और एक शब्द इस्तेमाल होता है मूलवासी, सुना है ना। तो आदिवासी किसको कहते हैं? जो ट्राइबल्स हैं, जिसको सरकार ने शेड्यूल्ड कर दिया है, वो आदिवासी। और आदिवासी यहाँ पे बहुत पुराने समय से रह रहे हैं। आदिवासियों के अलावा भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आदिवासी तो नहीं हैं लेकिन झारखंड में बहुत पुराने समय से रह रहे हैं, उनको कहते हैं मूलवासी। और उन्हीं के लिए एक शब्द इस्तेमाल करते हैं सदान। तो सदान कौन है? ऐसे मूलवासी हैं जो आदिवासी नहीं है, उनको सदान कहते हैं। और एक शब्द इसी के साथ जुड़ा हुआ है दीकू। दीकू कौन है? वो ऐसे व्यक्ति हैं जो झारखंड के मूलवासी ही नहीं है, जो बाहरी लोग हैं। और मूलवासी कौन है? जो बहुत लंबे समय से पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ रहते आ रहे हैं, जो बाद में आके रहे जमींदारी शासन काल में, जो बिहार उहार से आके यहाँ पे रहने लगे, उनको दीकू कहा गया। और दीकू जो यहाँ पे रहते थे उनके सामने ट्राइबल जाके तीर भाला लेके तैयार, भाग यहाँ से जल्दी, नहीं तो मार डालेंगे, है ना, क्योंकि वो मानते थे कि भाई यहाँ की चीज़ों पे हमारा अपना अधिकार है। ये बात समझ में आ रही? दीकुओं और यहाँ के मूलवासियों के बीच कई बार लड़ाई भी हो चुका है। बाबूलाल मरांडी की सरकार में डोमिसाइल का मुद्दा आया तो खूब बवाल मचा। शायद आप लोगों को पता नहीं हुआ, आप लोग बहुत छोटे रहे होंगे, या हो सकता है सब लोगों का जन्म 2000 के बाद ही हुआ है ना। इसमें 2000 के पहले हुआ है ना, 2000 के बाद वाले तो नहीं है कोई? हाँ हैं? कौन है? अच्छा आप हैं, तो आपको तो पता नहीं होगा ये, क्योंकि ये जो मुद्दा चल रहा था ये 2004-5, 3-4 के आसपास आदिवासी मूलवासी और दीकुओं वाला मुद्दा चल रहा था। उस समय एक नारा लगाया गया था यहाँ, अपरू छपरू गंगा पार, जो छपरा उपरा वाले हैं सबको गंगा पार भेज दो। माने ऐसे तो खूब लड़ाई वड़ाई भी, बड़ी बवाल मचा रांची में, बड़ी मारपीट हुई, संघर्ष हुआ, झड़प हुआ। एनीवे बाद में जाके चीज़ें अपने ठीक ठाक हो गई। तो जानना चाहिए आपको, जो कि आपके झारखंड में हो रहा है। तो दीकू का मतलब हुआ जो लोग बाहर से आके झारखंड के क्षेत्र में बसे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, तो ये भुइंहरी का मतलब हुआ कि जो पुराने समय से किसी जगह के जमीन जंगल को आके साफ किया और वहाँ बस गए और उस क्षेत्र को बसाया, और परंपरागत तौर पे वंशानुगत रूप से वहाँ उनके जो वंशज आज रह रहे हैं उनकी जमीन को हम भुइंहरी कहते हैं। ठीक है। अब देखिए जो 1869 का जो एक्ट था, तो भुइंहरी का परिभाषा लिख लिया ना, मतलब लिख लिया। 1869 के इस टेन्योर्स एक्ट में भुइंहरी के समान ही कुछ और भूमियों की चर्चा की गई, जो भुइंहरी की तरह ही विशेष प्रकार की भूमि है। तो लिखिए इस कानून में भुइंहरी के समान कुछ अन्य भूमियों को शामिल किया गया, कुछ अन्य भूमियों को शामिल किया गया। उसमें 1-2 करके लिखते जाइए। मतलब ये हुआ कि भुइंहरी की डेफिनेशन करते समय, भुइंहरी शब्द बताते समय साथ साथ ही इन भूमियों की चर्चा की गई। जैसे लिखिए मंझियस, सुना है? मंझियस लिख के डैश दीजिए, मंझियस। लिखिए ऐसी भूमि जो गांव के स्वत्वाधिकारियों प्रोपराइटर के लिए आरक्षित है, लैंड रिजर्व फॉर प्रोपराइटर्स ऑफ द विलेज। मंझियस को इंग्लिश में मंझियस ही बोलेंगे, ठीक है। मंझियस लैंड, मंझियस भूमि, ऐसी भूमि जो गांव के स्वत्वाधिकारियों के लिए आरक्षित है, लैंड रिजर्व फॉर प्रोपराइटर्स ऑफ द विलेज। ठीक है। फिर लिखिए भेंट खेता, क्या लिखेंगे? भेंट खेता, इसको कहीं कहीं बट खेता भी लिखा हुआ मिलेगा किताब में। एक भूत खेता है, वो अलग है, याद रखिएगा, दोनों को मिला मत दीजिएगा। भूत खेता का संबंध भूत प्रेत से ही है, ऐसे समझ सकते हैं आप, समझने के लिए आत्माओं से है। आत्मा माने भूत, ठीक। भेंट खेता या बट खेता ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। आप लिखिए ऐसी भूमि
ऐसी भूमि, अच्छा इसको थोड़ा सा समझा देते हैं तब लिख लीजिएगा तो आसान हो जाएगा। देखिए अभी हमने आपको बताया ये मझियस भूमि है, गांव का एक हिस्सा मझियस भूमि है, मतलब जो गांव का मूल मालिक है उसके लिए जो भूमि आरक्षित है। देखिए यहां मेरी बात समझिएगा, जो भूइंहरी भूमि है ना उसी को क्लासिफाई कर रहे हैं। भूइंहरी भूमि जो अभी के हिसाब से उरांव के पूर्वजों द्वारा तैयार किया गया, तो उसी में उन्होंने उस भूमि को क्लासिफाई कर दिया। जैसे उन्होंने कहा कि जो हमारे खेत पे काम करेगा हम उसको इसी में से कुछ भूमि ट्रांसफर कर देंगे, दे देंगे। जो हमारे यहाँ का पंडित होगा पूजा पाठ कराएगा, क्योंकि भूमि तो तैयार किया उरांव जनजाति के लोगों ने या किसी पूर्वज ने, अब उसका जो वंशज है उसके यहाँ जो पूजा पाठ कराने वाला आदमी है, जो पाहन है या जो राजस्व वसूलने वाला आदमी महतो है ना, उसको कुछ काम करता है, तो काम के बदले उसको कुछ भूमि देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। तो पुराने ज़माने में क्या होता था कि जैसे लोग जब किसी को अपने यहाँ काम वाम करने के बदले कोई चीज़ देते थे तो अनाज में हिस्सा दे देते थे, ज़मीन उसके नाम लिख, चलो यार इतना ज़मीन तुम्हारा रखो, बाकी तुम हमारा बहुत सालों से सेवा कर रहे हो, हमारे पूर्वजों की भी सेवा की, आज भी सेवा कर रहे हो, इतनी ज़मीन तुमको गिफ्ट कर रहे हैं। बात समझ में आया? इसी तरह की व्यवस्था है कि जो भूइंहरी भूमि है ना उसी को हम अलग अलग पार्ट में बांट रहे हैं। तो मान लेते ये भूइंहरी भूमि है, तो इसमें एक हिस्सा बना दिया गया जो उसका मूल मालिक है ना, जो जमीन जंगल को साफ करके जो जमीन बनाया था उसके जो वंशजों को जमीन मिली है उसी के लिए इस्तेमाल क्या कर रहे हैं? मझियस भूमि, मझियस भूमि। ठीक है। अब है भेंट खेता या बट खेता। इसका मतलब हुआ कि इस मझियस भूमि पे कुछ मजदूर काम करते हैं, कुछ श्रमिक काम करते हैं, खेतीबाड़ी का काम करते हैं। भाई वो आदमी उस भूमि का मालिक है, अपने करता है या हो सकता है अपने साथ साथ मजदूरों को भी कराता हो या खुद ना करता हो, केवल मजदूरों से कराता हो। तो जो मजदूर आके इसकी ज़मीन पे खेती कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इसने कहा कि तुमको भी थोड़ी सी ज़मीन हम दे देते हैं, हमारे पूर्वजों की ज़मीन में से एक हिस्सा तुमको दे देते हैं। इसी एक हिस्सा ज़मीन को क्या कहा गया? भेंट खेता। तो भूइंहरी भूमि का ही ये पार्ट है। जो मझियस भूमि पे काम करने वाले श्रमिक हैं उनको उस भूइंहरी भूमि के वंशजों द्वारा कुछ भूमि अंतरित कर दिया जाता है, दे दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड भेंट खेता। तो लिखिए, लिखिए, समझ में आ रही है बात? ये किताबों में पढ़ के नहीं समझिएगा, किताब में पढ़ेगा तो आधा पढ़ के थोड़ा सा पढ़ेगा, उस बाद किताब बंद कर रख दीजिएगा। अच्छा, जिनको नींद आने की बीमारी है उनको नींद की दवा बताते हैं, CNT एक्ट की किताब उठाइए और पढ़ना शुरू कर दीजिए, अपने आप नींद आ जाएगी, में कहीं कन्फ्यूजन ही नहीं है, अपने आप सो जाइएगा। तो लिखिए, मझियस भूमि पर, मझियस भूमि, मझियस लिखा था ना पीछे, तो लिखिए मझियस, अभी किसके बारे में लिख रहे हैं? भेंट खेता के बारे में लिख रहे हैं। तो लिखिए मझियस भूमि पर काम करने वाले श्रमिकों, मझियस भूमि पर काम करने वाले श्रमिकों के लिए आरक्षित भूमि, के लिए आरक्षित भूमि, समझ में आ गया? मैंने इसमें से इनके लिए आरक्षित कर दिया, किनके लिए? श्रमिकों के लिए, जो इस पे काम कर रहे हैं बहुत दिनों से, उनको दे दिया। ऐसे ही एक जमीन है जिसका नाम है महतई, महतई भूमि। तो लिखिए महतई भूमि, ठीक है। अब जो मूल मालिक है ना, या समझ लीजिए राजा है, पुराने जमाने में उसको राजा भी बोलते थे, गांव का पढ़ा राजा, इस तरह का शब्द मिलेगा, जो मालिक है। अब क्या हुआ, उसके लिए कोई लगान वसूलने का काम करता था, एक असिस्टेंट कि जाओ लगान वसूलो, और भी थोड़े बहुत काम करता था, उस पद को कहते थे महतो। ठीक है। तो क्या हुआ कि इन्होंने महतो को कहा कि भैया तुम हमारा लगान वसूलते हो। नहीं, आपने देखा होगा कि अकबर का जब शासन था तो उसके दरबार में जो नौरत्न थे उन लोगों को जमीन घर वर बनवा के दे देता था। या आजकल एक सीरियल आता है तेनाली रामा, देखा है ना? कौन राजा है वो? कृष्णदेव राय के दरबार में, तो उसने भी उसको घर वर बना के दे दिया, जमीन दे दिया। तो पुराने जमाने में ऐसे ही होता था कि दे देते कि लो भाई इस जमीन पे तुम अपना रखो, तुमने बहुत दिन सेवा की है। तो ये जो महतो है ना, ये मूलतः लगान वसूलने का काम करता था गांव के मालिक के लिए या जो राजा था उसके लिए। और वो क्या करता था, उसको जमीन में से कोई हिस्सा दे देता था कि इतने दिन से काम कर रहे हो इसलिए जमीन का हिस्सा रख लो। इसी को कहते हैं महतई भूमि। तो लिखिए महतो, ऐसे देख लिखिए महतई भूमि, लिखिए महतो, महतो ब्रैकेट में लिखिए लगान वसूलता है, ब्रैकेट बंद, कलेक्ट रेवेन्यूज, ब्रैकेट बंद, के लिए आरक्षित भूमि, के लिए आरक्षित भूमि, लैंड रिजर्व फॉर महतो,
और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कलेक्ट रेवेन्यू। तो क्या हो गया, महतोई भूमि हो गया। ठीक है, इसके बाद लिखिए पहनई भूमि। पहनई, पहनई, पहनई माने पाहन के लिए। पाहन कौन था, पृष्ठ था, पुजारी था। तो जो पूजा पाठ करा रहा है उसके लिए कुछ भूमि आरक्षित कर दिया। तो लिख दीजिए पाहन, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, ब्रैकेट में पुजारी। जो पुजारी था ना उसके पद को पाहन कहते थे। तो पुजारी के लिए आरक्षित भूमि। ठीक है, अब इस पूरी बात को एक ब्रैकेट में माने पूरा बॉक्स में डाल दीजिए, पूरी बात को बॉक्स में डाल दीजिए। तो 1869 का जो कानून था उसके बारे में एक तो बताया, भूइंहरी शब्द के बारे में, भूइंहरी के अंतर्गत शामिल जमीन के बारे में। एक दो पॉइंट और इसके बारे में लिखना है ना। लिखिए अन्य प्रमुख प्रावधान इसी 1869 के एक्ट। बात मेरी समझ में आ रही है, कोई कंफ्यूजन? मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको स्पष्ट कर दूं, जहां कंफ्यूजन होगा पूछ लीजिएगा। लिखिए अन्य प्रमुख प्रावधान, पहला उसमें प्रावधान लिखिए कि इस अधिनियम में एक विशेष आयुक्त की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था। देखिए पहले जिला कलेक्टर होते थे, लेकिन जिला कलेक्टर के अलावा एक स्पेशल कमिश्नर के पोस्ट क्रिएट किए गए। एक स्पेशल कमिश्नर होगा, उसको कुछ अधिकार दिए जाएंगे। तो अ पोस्ट ऑफ स्पेशल कमिश्नर वॉज क्रिएटेड इन दिस एक्ट, अंडर दिस एक्ट। इस अधिनियम में एक विशेष आयुक्त की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। अब उसी में वो जो विशेष आयुक्त है ना, जैसे आपने लिखा है ऐसे सेंटेंस, अब यहीं पे एरो दे के पॉइंट बना लीजिए, इस विशेष आयुक्त का क्या क्या प्रमुख बात है। लिखिए विशेष आयुक्त के बारे में लिखिए। समझ में आ रही है बात? हम आपको तरीका बता रहे कि नोट्स कैसे बनाना है। देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा, फिर कह रहा हूं कैसे नोट्स बनाना है। हमने एक पॉइंट बनाया और क्या लिखा, इस अधिनियम में विशेष आयुक्त की क्या की गई, की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। अब क्या करेंगे, यहां से कुछ पॉइंट बना लेंगे तो पता चल जाएगा कि विशेष आयुक्त के बारे में स्पेशल बात क्या है। ठीक, तो लिखिए विशेष आयुक्त के बारे में पहली बात लिखिए, विशेष आयुक्त को भूइंहरी व अन्य भूमियों के सर्वेक्षण की जिम्मेदारी दी गई। भूइंहरी व अन्य भूमियों के सर्वेक्षण की जिम्मेदारी या शक्ति या अधिकार दिया गया, जो भी लिखना हो। और ये सर्वेक्षण क्यों करने का बात इसमें किया गया बताइए? ताकि स्पष्ट पता लगाया जा सके कि भूइंहरी जमीन कौन सी है और जिन लोगों की जमीन है ये, उस पर उन्हीं लोगों का अधिकार हो, उनके हितों को सुरक्षित किया जा सके। नहीं तो क्या होगा, फिर ये लोग उठाएंगे हथियार भाला, बाहरी लोग आके हड़प लेते थे ना भाई। जैसे मान लीजिए किसी ट्राइबल की जमीन है, उसके पूर्वजों ने बनाया और बहुत बड़ा एरिया है, और कोई बाहरी आदमी आया और अपना घर बना के कब्जा करके रहने लगा, और ये लोग जब मना करते थे तो लड़ता था, मारेंगे तुमको, पहचानते हो हमको, राजपूत हैं हम, तो ये हैं, तो जो भी, मैंने कोई राजपूत होंगे तो बुरा नहीं मानिएगा, ऐसा नहीं। तो आप में से कई लोग उसको दिल से लगा लेते कि सर ने राजपूत, मैंने हमारे समाज की ऐसी व्यवस्था थी भाई, इसीलिए बता रहे। अब ना आप शरीफ हो गए, लेकिन पुराने ज़माने में बहुत अच्छे अच्छे काम भी कुछ लोगों ने किए और कुछ लोगों ने बहुत खराब। अब ऐसा थोड़ी कि एक कम्युनिटी में हर कोई अच्छा ही होगा। एक कम्युनिटी, सिंधिया परिवार जो है, उनका इतिहास कुछ मामलों में बहुत खराब भी रहा है, उन्होंने अंग्रेजों का खूब जम के साथ दिया है, क्या कीजिएगा, है ना। जो माधवराव सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन लोगों का जो घराना था, उन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था देश की आज़ादी के दौरान, माने आज़ादी के आंदोलन के दौरान, तो कोई उससे इशू नहीं है। तो आप तो पढ़ते ही है ना, तो यहाँ मेरी बात समझिए। तो भूइंहरी जमीन को सुरक्षित करने के लिए ये प्रोविज़न किया गया कि विशेष आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी और वो सर्वेक्षण करके और उनको उनका अधिकार दिलवाएगा। ठीक है, इसमें लिखिए अब अगला कि रांची के प्रथम विशेष आयुक्त के रूप में बाबू राखल दास हल्दर की नियुक्ति की गई।
ये अंडरलाइन कर लीजिएगा बाबू राखल दास हल्दर को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा गया है पहले। बाबू राखल दास हल्दर की नियुक्ति की गई, जिन्होंने 2482 गांवों का सर्वेक्षण किया। Who surveyed 2482 villages। 2482 अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको भी। ये भी पूछा जा सकता है कि विशेष आयुक्त की नियुक्ति के बाद पहली बार कितनी गांवों का सर्वेक्षण किया गया। 2482 गांवों का सर्वेक्षण किया गया। इसी में लिखिए, यह जनजातियों के अधिकारों को संरक्षित करने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रयास था। जनजातियों के अधिकारों को संरक्षित करने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रयास था। एक बार जब सीएनटी के रिदम में हम लोग आ जाएंगे ना, तो फिर थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, एक बात को बताने के लिए हम केवल आके आपको पॉइंट लिखवा देते, जैसे यूट्यूब पे लिखवाते हैं लोग कि चलिए कि सीएनटी पढ़ाया, आर्टिकल निकाला और उसको अंडरलाइन कर करके बता दिया, देखिए इसमें ऐसे 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 लिखा हुआ है, और आप भी संतुष्ट, सामने वाला भी। ऐसा है ना, बहुत सारा वीडियोस हमने देखा है, एक आध वीडियो, मैंने सबका नहीं देखा है, उतना समय ही नहीं है, लेकिन देखते रहते हैं कि बाकी लोग भी क्या कर रहे हैं। नहीं, हाँ, ये 1869 टेन्योर्स एक्ट का ही, उसी में ये प्रोविजन किया गया विशेष कमिश्नर का। हाँ, तो ये जो कानून था, हाँ, उसके तहत पहला आयुक्त नियुक्त किया गया बाबू राखल दास हल्दर को। हाँ, क्या छूट गया? यह जनजातियों के अधिकारों को संरक्षित करने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रयास था, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रयास था, ठीक है। देखिए, अब 1869 के बाद कुछ और अधिनियम बनाए गए, तो आप लिखिए बाद के कुछ और अधिनियम, हेडिंग दे दीजिए, बाद के कुछ और अधिनियम। उसमें जो जरूरी होगा वहां पे हम लोग चर्चा कर लेंगे। बाद के कुछ और अधिनियम, देखिए, नंबर 1, छोटा नागपुर टेन्योर, छोटा नागपुर लैंडलॉर्ड, छोटा नागपुर लैंडलॉर्ड टेनेंट प्रोसीड्यूर एक्ट, छोटा नागपुर लैंडलॉर्ड टेनेंट, लैंडलॉर्ड मतलब भूस्वामी और टेनेंट मतलब काश्तकार, प्रोसीड्यूर एक्ट, छोटा नागपुर भूस्वामी काश्तकार प्रक्रिया अधिनियम, हिंदी में बोलते हैं, लिख लीजिए 1879। ठीक है, इसमें डैश दे के लिखिए, इस अधिनियम की धारा, इस अधिनियम की धारा 19 में, इस अधिनियम की धारा 19 में भुईहरी, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, भुईहरी व खूंटकट्टी, ये भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, भुईहरी व खूंटकट्टी की चर्चा तो की गई, की चर्चा तो की गई, परंतु इसकी स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई, इसकी स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई। तो फिर क्या प्रॉब्लम होगा? फिर सर्वे में प्रॉब्लम आ जाएगा। क्लियर? इसके बारे में एक ही बात ध्यान रखना है, ध्यान रखिएगा, पूछेगा कि किस अधिनियम के आर्टिकल 19 में भुईहरी और खूंटकट्टी की चर्चा है लेकिन परिभाषा नहीं है, तो बता दीजिए। छोटा नागपुर भूस्वामी काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम 1879, या पूछेगा कि इस कानून के किस धारा में भुईहरी और खूंटकट्टी की चर्चा है लेकिन उसकी परिभाषा नहीं है, तो भी बता दीजिएगा। क्लियर हो रहा है ये बात? समझ गए? दूसरा कानून लिखिए जो लाया गया, छोटा नागपुर कंप्यूटेशन एक्ट, ये भी लिखिए 1879। छोटा नागपुर कंप्यूटेशन एक्ट 1879, सेम ईयर। और तीसरा लिखिए एक और, छोटा नागपुर टेनेंसी
छोटा नागपुर टीनेंसी, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा टीनेंसी के बाद अमेंडमेंट, छोटा नागपुर टीनेंसी, छोटा नागपुर काश्तकारी, ब्रैकेट में संशोधन अमेंडमेंट एक्ट 1903। ये सब बहुत बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, नाम केवल ध्यान में रखना। आपसे पूछेगा ये कब आया, 1879 वाले में भूस्वामी काश्तकार का आर्टिकल 19 केवल ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब डेडलाइन दीजिए 1902 में क्या किया गया। 1902 ऐसे ईयर वाइज हम लोग कर रहे हैं ना, 1902 की बात लिखिए। लिखिए तत्कालीन आयुक्त, तत्कालीन का मतलब ददेन कमिश्नर, उस समय के आयुक्त, फॉरबेस, कौन नाम है इसका, फॉरबेस, बेस के लिए। एक गाना भी है, बेस पे गाना है ना, डीजे वाले बाबू जरा गाना बजा दे, बेस बढ़ा दे, उसी बेस के लिए। ऐसे समझ लीजिए क्या जाता है। खुद से ही अपनी बात को खुद को समझाने के लिए कोई आपसे सवाल नहीं पूछेगा कि ऐसे क्यों समझे थे। दूसरों को उल्टा पुल्टा समझाइएगा तो भले पिटाई खा सकते हैं। खुद ही से खुद को समझाना है, कुछ भी समझा दीजिए, बस याद रहना चाहिए, स्ट्राइक करना चाहिए। कोडिंग करते समय कई बार बड़ी उटपटांग कोडिंग लोग करते हैं, लेकिन अगर आपको कोई चीज़ का कोड बना रहे हैं ताकि एग्जाम में परफॉर्म कर सके और कुछ उल्टा पुल्टा भी बन गया तो कोई बात नहीं। आप हाँ, अगर कुछ गड़बड़ सड़बड़ बन गया तो दूसरों को जाके नहीं बताना है कि तुम भी याद करो, बहुत मार मारेंगे लोग फिर। एक बार क्या हुआ कि हम लोग इंटर में पढ़ते थे, मैं जनरली कॉमर्स का स्टूडेंट था, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे वो सब आर्ट्स के थे, जब 10th में साथ में पढ़े थे आर्ट्स ले लिया, तो मैं उन लोगों को देखता था। कॉमर्स में ज़्यादा कोडिंग की जरूरत पड़ती नहीं थी, भाई अकाउंट्स था, उसको समझना है कि अकाउंट्स में कैसे बैलेंस शीट बनता है और जो भी चीज़ें हैं, कैसे BRS बनता है, तमाम तरह की चीज़ कैसे बनती है, और उसका एक पैटर्न होता था, उसी पैटर्न पे सॉल्व करना होता था। लेकिन जो लोग आर्ट्स लेके आए हैं, जो सोशियोलॉजी लेके आए हैं, फिलॉसफी लेके आए हैं, या इकोनॉमिक्स ऑनर्स ले लिया, तो उनको तो भाई लिखना है। तो वो क्या करते थे, उसमें से मेरे कुछ मित्र थे, मैंने देखा कि 4-5 लोग ग्रुप में पढ़ रहे हैं और कल सुबह एग्ज़ाम है, या मान लीजिए 2 दिन के बाद एग्ज़ाम है, और रात में क्या किया कि एक क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन के 15 पॉइंट्स बनाए और 15 पॉइंट्स को डिटेल किया और उन्होंने पढ़ लिया, और उसके बाद हर पॉइंट का पहला अक्षर जो है उसको कॉपी पे लिखते चले गए, क, न, ट, मा, पी, कुछ भी ऐसा जो भी आया पहला अक्षर लिख लिया और उसको याद कर लिया। तो कमापू, मुमाका, कुछ भी ऐसे करके बन गया, लगा दूसरी दुनिया का ही भाषा है, और याद करके चले गए कि भैया ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसका कोड है कमाकू बुमाका, ऐसा इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो उसका पुमाकू बुमाका, कुछ भी ऐसा कर लिया और चले गए। अब इसमें दिक्कत क्या हो गई, एक लड़के ने क्या किया कि सवाल कुछ और पूछा, कोड कुछ और याद आ गया। तो उसने याद था सब, कोड के आधार पर उसको पूरी की पूरी आंसर याद थी 5 पेज की, एकदम उसको उतार सकता था, लेकिन क्वेश्चन पूछा कुछ और उसमें याद आया कि इसमें ये वाला कोड था, और पूरे पेपर में वैसे ही गड़बड़ करके आ गया, और बाद में जब रिजल्ट आया तो फेल हो गया। तो कहता है यार हम फेल कैसे हो गए, बाकी सब लोग पास हो गए। तो बाकी लोगों को बोला कि तुम लोग जरूर हमारे साथ कुछ गड़बड़ किए हो, तुम लोग या तो हमको गलत याद करवाए, खुद कुछ और याद करके गए। तो फिर लोगों ने कहा कि निकाल के देखो पीछे क्वेश्चन क्या आया, कॉपी क्या बनाए हो। तो देखा तो उसको याद आया कि यार इसमें तो ऐसा आंसर लिख के आ गए हम। तो कोड वाले में ये भी रिस्क रहता है, तो कोड उतना ही बनाना चाहिए जितना पच जाए, पचने से ज़्यादा बनाइएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना, फिर दिक्कत हो जाएगी। चलिए तो लिखिए 1902 में लिखिए तत्कालीन आयुक्त फॉरबेस की सिफारिश पर लिस्ट करने वाला, यह आदमी का नाम है, लिस्ट करने वाला समझ मत लिखिएगा, ये एक अंग्रेज अधिकारी का नाम है लिस्टर व जॉन रीड। रीड जो है ना खूब पढ़ाई करता था, इसलिए इसका नाम था रीड। याद करने के लिए केवल बोल रहे हैं, नहीं आपका कोई ठिकाना नहीं है भाई, आप लोगों से बहुत डर लगता है। एग्जाम में जहाँ रिटन है वहाँ जाकर लिख दीजिएगा कि एक जॉन रीड था वो खूब पढ़ाई करता था, तो सब गड़बड़। अपनी तो नाक कटाइएगा, मेरी भी कटा दीजिएगा, दोनों सुर्खनाखा बन के घूमते रहेंगे। लिस्टर एवं जॉन रीड के द्वारा रांची जिले की भूमि की पैमाइश
व बंदोबस्ती का कार्य शुरू किया गया। माने सर्वेक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया और उसका सेटलमेंट करने का योजना बना, शुरू किया गया, जिसके तहत मौजावार सर्वे शुरू किया गया। मौजावार मतलब होता है प्रत्येक मौजा, मौजा समझते हैं, पहनने वाला नहीं, पहनने वाले को मौजा बोलते हैं। किसी गांव में कोई छोटा एक पार्ट है, एरिया है, उसको मौजा के नाम से जाना जाता है। एक ही गांव में कई मौजा हो सकता है और हर मौजा का सर्वे करना पड़ता है। जो सर्वेक्षण अधिकारी होता है मौजावार सर्वे, हर मौजा का सर्वे चेक करता है, इस मौजा में किसकी किसकी ज़मीन है, कौन सी ज़मीन कैसी है, कौन सी खुदकट्टी वाली है, कौन सी नॉन खुदकट्टी, बात समझ रहे हैं ना, इसको मौजा बोलते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, अलग अलग मौजा के लिए अलग अलग तरीके के रूल्स भी हो सकते हैं वहाँ पे निर्धारित करने के लिए। तो अभी फिलहाल आप लिख लीजिए, मौजावार सर्वे प्रारंभ किया गया, जिसके आधार पर क्लास है, जॉब है कहीं? अच्छा, टाइम हो गया, चाहिए ले लीजिए, नहीं तो आफत हो जाएगा। वो मौजावार सर्वे प्रारंभ, जिसके तहत खेवट व खतियान, खतियान समझते हैं ना, खेवट व खतियान का निर्माण किया गया। डॉक्यूमेंट जो बनता है जमीन का ना, उसी का क्लासिफिकेशन है। एक टाइप के डॉक्यूमेंट को खेवट बोलते हैं, एक टाइप को खतियान बोलते हैं। हाँ, उसी तरीके का होता है खेवट। एग्जैक्टली टेक्निकल पक्ष में मुझे भी बहुत नहीं पता है, क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर कुछ होता है, जो भी है। खेवट और खतियान का निर्माण किया गया, ठीक है। आपसे कहीं पूछा नहीं जाएगा ये। हम लोग देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना जो माने यूज़ में आता है सरकारी डॉक्यूमेंट में, लेकिन आम आदमी जानता नहीं है, हम लोग भी नहीं जानते हैं। अगर आप सब कुछ जान ही लेते तो वकील केस लड़ने के लिए कोई नहीं रखेगा, फिर खुद ही जाकर वो केस लड़ना शुरू करे। तो टेक्निकल चीज़ें हैं बहुत सारी। खेवट व खतियान का निर्माण किया गया, तो खतियान से जुड़ा हुआ ही है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। फिर लिखिए, अगला लिखिए पॉइंट, अगला टाइमलाइन 1902 से 1910 तक। 1902 से 1910 इस बीच की बात देखिए। इस अवधि में बंदोबस्ती कार्य के आधार पर या बंदोबस्ती कार्य के तहत लिख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बंदोबस्ती कार्य के तहत मुंडा जनजातियों की भूमि से संबंधित खतियान को जनरली इंग्लिश में रिकॉर्ड ऑफ राइट्स कहते हैं। मतलब जमीन पे मेरा अधिकार है, इसके संबंध में एक रिकॉर्ड सरकारी है कि उस पर कोई दूसरा कोई दावा, जिसके पास खतियान होगा वही उस भूमि का कानूनन मालिक माना जाएगा। अगर आपकी जमीन और खतियान नहीं है आपके पास, या उसका जो डॉक्यूमेंट ऑफ राइट्स है वो नहीं है आपके पास, तो फिर सरकार आपसे छीन लेगी, माने या कोई दूसरा दावा कर देगा तो उसको हो सकता है आप देना पड़े। तो मुंडा जनजातियों की भूमि से संबंधित खतियान, या ब्रैकेट में लिखेगा रिकॉर्ड ऑफ राइट्स तैयार किया गया। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स तैयार किया गया। ठीक है, अब आ जाते हैं 1903 में। अच्छा, पीछे एक जगह 1903 का एक एक्ट लिखा है ना, छोटा नागपुर, क्या लिखा है? टिन्योर्स अमेंडमेंट एक्ट है वो, टिनेंसी, वो जो 1869 में बना था ना टिनो, उसी का अमेंडमेंट किया गया था। तो उसको टिनेंसी की जगह टिन्योर्स कर दीजिए, पीछे भी जाके एक जगह लिस्ट किया था ना 2-3 कानून, वहाँ पे छोटा नागपुर टिन्योर्स अमेंडमेंट एक्ट 1903 है, उसको कर दीजिए। दोनों मिलता जुलता है ना, तो बोलते समय शब्द कई बार इधर उधर हो जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, हो गया ना सही। अब आप लिखिए 1903 का आप लिख लीजिए अगला 1903 का छोटा नागपुर टिन्योर्स अमेंडमेंट एक्ट के बारे में 2-3 महत्वपूर्ण बात आपको बता देते हैं। छोटा नागपुर टिन्योर्स अमेंडमेंट एक्ट है ना, अभी ताकत अंदर थोड़ा बहुत पढ़ने का, तूफान मचा हुआ नहीं ना है?
मचा हुआ है तूफान। तो एग्जाम कैसे क्वालिफाई करेंगे? हाँ, चलिए इसके बारे में 2-3 बात लिख लीजिए। लिखिए, इस अधिनियम के तहत इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है वो लिख लीजिए। इस अधिनियम के तहत मुंडारी खुटकट्टीदारी, आपने देखा था ना पीछे, खुटकट्टी के बारे में 1879 में कोई भी परिभाषित नहीं किया गया, कुछ भी, केवल चर्चा की गई, उसको स्पष्ट नहीं किया गया। इसमें लिखिए, मुंडारी खुटकट्टीदारी प्रथा को मान्यता दी गई। यानी मुंडारी खुटकट्टीदारी व्यवस्था को पहली बार जो कानूनन मान्यता मिली वो कब मिली? 1903 के इसी संशोधन कानून के तहत मान्यता दी गई। ठीक है, यहीं पे एक और बात समझ लीजिए, 1895 से लेके 1900 तक का दौर बड़ी इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, झारखंड के लिए। क्यों? बिरसा आंदोलन चला, और बिरसा आंदोलन जो चला, उस बिरसा आंदोलन का मूल उद्देश्य क्या था? जो जनजातीय अधिकार है उनकी रक्षा करना। माने इसका मतलब ये हुआ कि इतने पीछे जो कानून आपने पढ़े, 78, 1879, 69, उसके पहले, उसके बाद भी जनजातियों की समस्याओं का समाधान तो प्रयास तो किया गया, लेकिन समस्याओं का समाधान हुआ नहीं था। और खास करके कौन सी समस्या? भूमि संबंधी समस्या, जो भूमि से जुड़ा हुआ शोषण था, भूमि हथियाने की बात थी, उनके भूमि को स्पष्ट नहीं किया जा रहा था, ये सब समस्या अभी भी विद्यमान थी। और इसी आंदोलन के बाद, इसी आंदोलन के दबाव में 1903 में सरकार ने, जो अंग्रेजी सरकार थी, उसने विचार किया कि अब जनजातियों के लिए एक स्पष्ट और मजबूत कानून लाया जाए ताकि इस तरह के आंदोलनों को रोका जा सके। क्योंकि बिरसा आंदोलन बहुत ही माने प्रभावशाली आंदोलन था। अगर झारखंड में जितने आंदोलन हुए जनजातीय, उन जनजातीय आंदोलन में नंबर 1 पे किसी को रखा जाएगा तो कौन सा आंदोलन होगा? बिरसा आंदोलन होगा, जो बहुत प्रभावशाली था। और अंग्रेजों ने यह भी देखा कि समाधान का प्रयास तो बहुत पहले से कर रहे हैं, देखा ना आपने, टाइमलाइन लिख लिया, लेकिन उसके बाद भी आंदोलन हो रहे हैं। इसका मतलब कि अभी तक हम प्रॉपर तरीके से चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाए हैं। तो अब एक बड़ा कानून, एक विस्तृत कानून, जिसका प्रभाव भी बड़ा हो, जिसमें प्रोविजंस भी ज़्यादा मजबूत तरीके से रखे जाएं, जिससे जनजातियों के अधिकारों को सुरक्षित करने का बहुत ठोस उपाय हो सके, और इसी के प्रयास शुरू कर दिए गए। और 1903 में, 1900 के आंदोलन समाप्त होने के बाद 1903 में छोटा नागपुर टेनेंसी कानून बनाने के लिए सुबुगाहट शुरू हो गई, उसका प्रारूप तैयार करना शुरू कर दिया गया। तो लिखिए 1903 में, अगला फिर 1903 लिखिए। ये तो छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट हो गया, अब 1903 लिखिए। लिखिए कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, अभी तक भूधृति अधिनियम था, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का प्रारूप जॉन हॉफमैन के नेतृत्व में तैयार किया गया। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट कैसा होगा उसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया। ड्राफ्ट ऑफ छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट वाज मेड अंडर द लीडरशिप ऑफ जॉन हॉफमैन। ठीक, तो पूछा जाएगा कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो आप पढ़ रहे हैं, इसका प्रारूप किसने तैयार किया? इसे भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वैसे ही इसका किसने किया? तो हॉफमैन ने। आधा आदमी था वो, पूरा नहीं था। अब उसको शरीर से या दिमाग से जो आपको कोड करके रखना हो रख लीजिए। ये बात समझ में आ गई? तो अब हम लोग कहाँ पे आ जाएंगे? असली मुद्दे पे। किस पे? 1908 पे। अब आप बताइए कि CNT एक्ट जो 1908 का है ना, जो CNT एक्ट 1908 का है, उसको पढ़ने के लिए पीछे जितनी बातें आपको नहीं मैंने जो बताया है, अगर वो आपको ना पता हो तो आप ये पता लगा पाएंगे कि CNT एक्ट लाया ही क्यों गया। जो आदमी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और अंग्रेजों के द्वारा लाए गए तमाम रेगुलेशन एक्ट्स और भारत शासन अधिनियम के बारे में न जाने, वो कैसे बता पाएगा कि भारत का संविधान क्यों बनाया गया, उसका मूल उद्देश्य क्या था
और संविधान में किस तरह के प्रोविजंस डाले गए होंगे। यहाँ से आपको कुछ बातें अपने आप बिना CNT पढ़े स्पष्ट हो जाएगा। क्या CNT एक्ट में जमीन की जो अलग अलग कैटेगरी थी उनकी स्पष्ट परिभाषा होगी। पहली बात, परिभाषा को लेके हमेशा प्रॉब्लम रहा, चाहे खुटकट्टी को लेके हो चाहे भुइंहरी को लेके हो, तो स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया होगा ना। दूसरी बात आपको ये पता चल गई कि जो जनजातियों के जमीनों से संबंधित तमाम तरह की समस्याएं थी, उन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए कानून बनाया गया। और मूल समस्या क्या थी, जब जो जनजाति यहाँ पे प्रारंभिक काल से रह रहे हैं उनके जमीनों को दूसरों के द्वारा हड़पा जाना। तो इसका मतलब CNT एक्ट में निश्चित रूप से प्रावधान किया गया होगा। यहीं से आप अनुमान लगा लेंगे कि निश्चित रूप से प्रावधान होगा कि किसी भी आदिवासी की, किसी भी ट्राइबल की जमीन को खरीदा बेचा नहीं जा सकता है। और खरीदा बेचा जाएगा भी, क्योंकि हो सकता है किसी आदिवासी को पैसे की जरूरत पड़ जाए, तो भैया वो जमीन से अपनी बेटी की शादी थोड़ी जो करेगा, जमीन से खाना थोड़ी जो खाएगा। तो दिमाग लगा सकते कि ऐसे में बेचना पड़ेगा, लेकिन बेचने के प्रावधान इस तरीके के होंगे कि उनको शोषित न किया जा सके, उनको बेवकूफ़ न बनाया जा सके। क्योंकि आदिवासी सीधे साधे होते हैं, भोले भाले होते हैं। कुछ जो रांची में आके रहते हैं वो बदमाश हो जाते हैं यहाँ के लोगों के संगत में, है ना। यहाँ के लोगों के साथ जो रहते हैं उनको थोड़ी मक्कारी आ जाती है। नहीं तो गाँव में जाके जाइए तो एकदम सीधे साधे भोले भाले आदिवासी मिलेंगे। माने मैं तो गया हूँ ना, मैं जिस डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ वहाँ ट्राइबल बहुल डिस्ट्रिक्ट है, बहुत सारे आदिम जनजातियाँ रहती है नेतरहाट की तरफ। तो जाते हैं हम लोग उधर तो देखते हैं ये चीज़ कि जीवन यापन बहुत सरल है, बहुत सिंपल है। कोई उनकी लाइफ में माने कोई कॉम्प्लेक्स है ही नहीं ना। उनका पहनावा ओढ़ावा का, हमारा पहनावा हमेशा कॉम्प्लेक्स है। कैसे कॉम्प्लेक्स है, तो पार्टी में जाना है तो अलग पहनना है, कोचिंग आना है तो अलग पहनना है, घर पे रहना तो ये तो कॉम्प्लेक्सिटी है ना। ये सब क्या है, ये सब कॉम्प्लेक्स है कि हमेशा आपको अपना डाइवर्ट्स करना। वो बड़े सिंपल हैं, सरल हैं। भाई पार्टी में जाओ या घर में रहो या खेती पे जाओ, उनके पास एक ही तरह का कपड़ा है, वो वही पहन के जाएंगे। हाँ, शहर आ गए तब थोड़ा सा, मैंने कहा ना कि थोड़ा बदलाव आ रहा है। गांव में रह रहे वही भाषा में। हमको क्या है, बड़ा कॉम्प्लेक्स है हमारे जीवन में। घर वालों से अलग भाषा में बात करनी है, कोचिंग में आके अलग भाषा में बात करनी है, दोस्तों से मंगल ग्रह वाली भाषा में बात करनी है, तो सबसे अलग अलग भाषा में बात करनी है ना। ऐसा जनजातियों के साथ नहीं, उनको आती ही नहीं है कोई भाषा, उनको एक ही भाषा आती है। चाहे आप जाइए, चाहे कोई अधिकारी आए, चाहे घर का आदमी हो, चाहे रिश्तेदार है, वो उसी भाषा में बात करेंगे। तो सरलता है। हमको जो व्यवसाय करना है उसमें कॉम्प्लेक्सिटी है। हम व्यवसाय में हमेशा दिमाग लगाते रहते हैं, कभी ये करे कभी वो करे, आज ये कोर्स शुरू करो, कल वो कोर्स शुरू करो, परसों वो शुरू करो, टीवी लगाओ, कैमरा लगाओ, बड़ा कॉम्प्लेक्स है। उनको कुछ नहीं, सुबह उठना है, गमछा बांधना है, अपने कंधे पे लटकाना है, खेत में चले जाना है, उसी पैटर्न से उनको खेती करनी है। ये क्या हो गया, इसको कहते हैं सरलता। माने उनके जीवन में ज़्यादा परिवर्तन नहीं है और उनके व्यवहार में भी नहीं है। स्वाभाविक है कि जो आदमी बाकी चीज़ों के साथ परिवर्तन के साथ रहेगा, उसके व्यवहार में भी बहुत परिवर्तन देखने को मिलेगा। और जिस आदमी के जीवन में बाकी चीज़ों में एक रूपता मिलेगी, उसका व्यवहार भी एक रूप मिलेगा, क्योंकि प्रभाव तो पड़ता ही है। तो भोले भाले होते हैं, सीधे साधे होते हैं, सरल होते हैं, इसीलिए मक्कार लोग उनको आसानी से बेवकूफ़ बना देते हैं। अगर वास्तव में झारखंड में जनजातियों का अभी सबसे ज़्यादा कोई शोषण कर रहा है तो मक्कार जनजाति के लोग हैं। जनजातियों की एक अलग कैटेगरी है मक्कार जनजाति, जानते हैं कि नहीं। उसमें खास करके वैसे लोग जो नेतागिरी में आ जाते हैं, वो खूब शोषण कर रहे हैं जनजातियों का। नियम है कि जनजातियों की जमीन कोई दूसरा आदमी नहीं खरीदेगा, जनजाति ही खरीदेगा। जो आदमी, जो जनजाति बहुल जनजाति जो कम्युनिटी है, उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो थोड़ा पावरफुल हो गए हैं कानूनी तौर पे, जो पैसे में थोड़ा शक्तिशाली, थोड़ा पढ़ लिख लिया है और थोड़ा शहरी लोगों के संपर्क में आ गए हैं, तो थोड़ा मक्कारी भी आ गई है। तो उनको लगता है कि दूसरा तो खरीद नहीं सकता, मेरे पास मौका है। तो उनको देखिए, झारखंड के कई जिलों में ज़मीन है, कई थानों के निवासी हैं, वो हर जगह फर्जी डॉक्यूमेंट बना के ज़मीन खरीद लिया हम लोग। बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे, बहुत सारे नेता भी मिलेंगे ऐसे। तो ये एक बड़ी समस्या है। तो खैर एनीवे, तो जनजातियों के साथ एक प्रॉब्लम ये है, जो गांव में रहते हैं मूल रूप से, तो सीधे साधे हैं, भोले भाले हैं, आसानी से उनका शोषण किया जा सकता है। उनको कई जगह तो हमने ये भी देखा है कि किसी जनजाति के यहाँ कोई ट्राइबल व्यक्ति है, उसका बेटा बीमार है, उसको मात्र 1000 रुपये की ज़रूरत है इलाज कराने के लिए। वो जानता है कि इससे ज़्यादा हमारी कैपेसिटी ही नहीं है, उससे लोग ज़मीन लिखवा लेते 1000 रुपये के लिए कि ज़मीन लिख दो कागज़ पे। उसको पढ़ना लिखना आता नहीं, अंगूठा ले लेते हैं और सादा कागज़ पे लेके 1000 रुपये देते हैं। तो ऐसा कई लोगों ने ज़मीन हड़पा है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। तो हालांकि उस समय भी ऐसा होता था और इसीलिए ये प्रोविज़न बनाया गया कि जो CNT एक्ट लाया गया कि जनजातियों के साथ कोई भी बेईमानी न कर सके,
उनको बहला फुसला के गलत तरीके से उनकी ज़मीनों को हड़पा न जा सके। और समझ सकते हैं आप खुद से कि ये मूल उद्देश्य था सीएनटी कानून लाने का, और इसीलिए सीएनटी कानून में इतना सारा प्रोविज़न किया गया। तो हम लोग प्रोविज़न्स देखेंगे। अभी आप लिखिए, आप छोड़ देंगे 5 मिनट में, हम समझ रहे हैं। देखिए, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908। मुझे पता है कि आप सभी लोग मंगल ग्रही इंसान हैं और धरती ग्रह के एनवायरनमेंट पे कुछ देर तक ही आप अपने आप को एडजस्ट कर पाते हैं। उसके बाद धरती ग्रह का एनवायरनमेंट आपको सांस वांस लेने नहीं देता, फिर फूलने लगता है। ऑक्सीजन जो मंगल से लेके आए वो खत्म होने लगता है। नहीं, ऐसा हम मानते हैं। तो मैं मानता हूं कि धरती ग्रह पे आप उतनी ही देर रहते हैं जितनी देर कोचिंग में रहते हैं। उसके बाद जो है उसके बाद जो है आप मंगल ग्रह पे रहते हैं। तो धरती ग्रह पे आपका समय अब समाप्त हो गया, आप सांस लेने में दिक्कत हो रही है, अब ऑक्सीजन खत्म। अब तुरंत आपको अपना जो UW क्या बोलते हैं उसको, UFO पकड़ के जाना पड़ेगा मंगल पे, है ना। तो इसलिए छोड़ देंगे 5 मिनट, और 5 मिनट जो है धरती के ऑक्सीजन में काम चला लीजिए, फिर मंगल ग्रह पे आप वापस पहुंच जाइएगा। और मंगल ग्रह पे कोई कानून, कोई नियम, कोई अनुशासन, कोई बाध्यता कुछ होता नहीं है। इसलिए कोचिंग से निकलने के बाद आप पढ़िए मत पढ़िए, कोई पूछने वाला नहीं कि कानून उन्होंने कुछ तो कुछ है नहीं वहाँ पे, ना कोई बाध्यकारी चीज़ें हैं। तो चलिए लिखिए, सीएनटी एक्ट 1908, पहला पॉइंट लिखिए। इसमें 2-3 पॉइंट पहले लिख लीजिए। 11 नवंबर 1908 को लागू, 11 नवंबर 1908 को लागू। दूसरा पॉइंट लिखिए, ये कानून जो बनाया गया इसके लिए प्रेरणा ली गई बंगाल काश्तकारी अधिनियम से। लिखिए, बंगाल काश्तकारी अधिनियम से प्रभावित। दूसरा पॉइंट लिखिए, बंगाल काश्तकारी अधिनियम से प्रभावित। सोच के तो आए थे कि बहुत कुछ पढ़ाएंगे आज, लेकिन चूंकि एक एक चीज़ को बताने में बहुत समय निकल जाता है और न समझाएं तो आप फिर फंस जाएंगे। तीसरा पॉइंट लिखिए कि भारतीय परिषद अधिनियम, काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की धारा 5 के तहत क्योंकि देखिए उस समय जो भी कानून आएगा उस कानून को लागू करने से पहले उस समय जो भी अंग्रेज गवर्नर जनरल या वायसराय जो भी पोस्ट रहता हो, जिस समय अलग अलग पोस्ट था, उनसे मंजूरी लेनी पड़ती थी। तो भारतीय परिषद अधिनियम एक लाया गया। भारतीय परिषद अधिनियम की धारा 5 के तहत गवर्नर जनरल की मंजूरी से अधिनियमित किया गया। मतलब इस कानून को बनाने से पहले गवर्नर जनरल की मंजूरी प्राप्त की गई थी। समझ में आया? और गवर्नर जनरल की मंजूरी किस अधिनियम के तहत प्राप्त की गई थी? काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट के तहत, उसकी धारा 5 के तहत। ये सब आप ध्यान में रखिएगा, ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सवाल पूछा जाएगा कि मंजूरी से अधिनियमित, ठीक है। और उस समय चूंकि झारखंड अलग था नहीं और उस समय बिहार भी नहीं बना था। बिहार कब बना? 1912 ईस्वी में। तो उस समय बिहार किसका पार्ट था? कलकत्ता का, बंगाल का। तो उस समय जैसे अभी आपने देखा कि सरकार को जब कोई भी चीज़ों की बारे में कानूनी रूप से कोई जानकारी या कोई चीज़ लागू करना होता है तो उसको गजट में प्रकाशित किया जाता है। यह अंग्रेजों की दी हुई व्यवस्था है, गजट। अभी सरकार ने नियमावली को गजट में प्रकाशित किया। जैसे ही सरकार गजट में प्रकाशित कर देती है वैसे ही वो प्रभावी हो जाता है, मान लिया जाता है कि अभी लागू हो गया। इसी तरीके से भारत सरकार कोई भी कानून बनाती है या कोई भी नियम बनाती है तो पहले उसको गजट में प्रकाशित करना पड़ता है। तो ठीक इसी तरीके से अंग्रेजों के समय भी किसी भी कानून या नियम विनियम को गजट में प्रकाशित करना पड़ता था ताकि वो प्रभावी हो जाए। तो इसको सबसे पहले कलकत्ता गजट में प्रकाशित किया गया था। लिख लीजिए, सबसे पहले कलकत्ता गजट में प्रकाशित किया गया। यह भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, हो गया। अगला एक छोटा सा हेडिंग दीजिए, सीएनटी एक्ट के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सीएनटी एक्ट। सीएनटी एक्ट के उद्देश्य 4-5 उद्देश्य लिख लीजिए, 3-4। पहला लिखिए, उद्देश्य में
पहला पीछे पढ़ चुके हैं, पूरा बैकग्राउंड पढ़ लिए। अब बताइए उद्देश्य क्या क्या होगा। भूमि से संबंधित विवादों को समाप्त करने का उद्देश्य होगा कि नहीं, तो लिखिए भूमि विवादों, लैंड डिस्प्यूट्स को एबॉलिश करना, समाप्त करना, भूमि संबंधी विवादों को समाप्त करना, एक उद्देश्य यह होगा। दूसरा बताइए, जनजातियों को उनकी जमीन का मालिकाना हक दिलवाना जरूरी होगा कि नहीं इसमें, तो लिखिए जनजातियों को उनकी भूमि का मालिकाना हक दिलवाना। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, वो इसी से मिलता जुलता है लगभग। क्या, जनजातियों के भूमि अधिकारों की सुरक्षा। तो एक तो भूमि पे मालिकाना हक दिलाने का मतलब भूमि तुम्हारी है, लेकिन भूमि के बारे में और भी अधिकार हो सकते हैं ना, तो भूमि से जुड़े हुए बाकी अधिकारों की भी सुरक्षा करना। प्रोटेक्शन ऑफ लैंड रिलेटेड राइट्स ऑफ ट्राइब्स, जनजातियों के भूमि संबंधी अधिकारों की रक्षा करना, यह भी उद्देश्य होगा, होगा कि नहीं। और बताइए इस एक्ट को लाने का उद्देश्य ये होगा कि नहीं कि जनजातियों के विद्रोह को रोका जा सके। भाई उनके लिए काम करेंगे तो विद्रोह नहीं होगा, तो लिखिए जनजातीय विद्रोहों को नियंत्रित करना। विद्रोहों को नियंत्रित करना, ठीक है। अब अगला हेडिंग छोटा सा दे दीजिए, विशेषता। विशेषता, फीचर्स, सीएनटी कानून की विशेषता। तो उसमें छोटा छोटा पॉइंट है, 19 अध्याय पहला पॉइंट लिखे। आप जानते हैं सब लोग अलग अलग 19 अध्यायों में बटा हुआ है, ये पूछा जाता है। 271 धाराएं, ऐसे लिख लीजिए। पॉइंट लिखिए ना, पहला पॉइंट लिखिए 19 अध्याय, 19 चैप्टर्स। दूसरा लिखिए 271 धाराएं, 271 सेक्शंस। तीसरा लिखिए 2 अनुसूचियां, 2 शेड्यूल्स, अनुसूची ए और बी, 2 शेड्यूल है इसमें। ठीक है। चौथा लिखिए 66वां संविधान संशोधन, भारतीय संविधान का संशोधन के द्वारा भारतीय 66वां संविधान 66th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बाय द 66th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 66वां संविधान संशोधन के द्वारा सीएनटी एक्ट 1908 की कुछ धाराओं को, सम सेक्शंस ऑफ सीएनटी एक्ट 1908, सीएनटी एक्ट 1908 की कुछ धाराओं को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। सम सेक्शंस ऑफ छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 हैज बीन इंक्लूडेड इन 9th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, शामिल किया गया। लिख लिए। और संविधान की 9वीं अनुसूची का मतलब समझते हैं आप लोग, कौन जानता है? 9वीं अनुसूची में अगर किसी बात को शामिल कर दिया गया तो क्या हो जाएगा? तो न्यायपालिका उन मामलों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। उन मामलों में संशोधन करने का, बदलाव करने का अधिकार संसद को होगा। समझ में आया? तो लिखिए, लिख लिया ना, शामिल कर दिया गया। अर्थात इन मामलों, पूरे कानून को नहीं किया गया, कुछ धाराओं को किया गया। अर्थात इन धाराओं के संबंध में न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी तथा इसमें संशोधन का अधिकार संसद को होगा, तथा इसमें संशोधन का अधिकार संसद को होगा। ठीक है। द जुडिशियरी कैन नॉट इंटरफेयर in the sections included in the 9th schedule, but the parliament can change it only। ठीक है, लिख लिया आपने।
चलिए हो गया आप सभी लोगों का। एक और बात लिखिए इसमें लास्ट में कि यह कानून कहाँ कहाँ लागू है। झारखंड में कितने प्रमंडल हैं? 5 में से कितने प्रमंडल में लागू है? 4 में। केवल संथाल परगना के लिए अलग कानून है। लिखा तो है छोटा नागपुर, लेकिन जो झारखंड का पूरा क्षेत्र है उसको हम छोटा नागपुर कहते थे। तो बाकी प्रमंडल बाद में बन के अलग हुए, कानून तो पहले लागू हुआ। कोल्हान तो अभी झारखंड अलग होने के बाद बना है। तो ये लागू 4 प्रमंडलों में। तो लिख लीजिए कि यह अधिनियम संथाल परगना प्रमंडल को छोड़कर संथाल परगना प्रमंडल को छोड़कर शेष सभी प्रमंडलों ब्रैकेट में लिखिए उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू, कोल्हान, ब्रैकेट बंद। This act is implemented in all 4 divisions commissionaries except संथाल परगना कमिश्नरी ऑफ द झारखंड में लागू, ब्रैकेट के बाद में लागू है। समझ में आ गया? तो ये इसकी प्रमुख विशेषताएं थी। अब हम लोग, चूंकि आप सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इसलिए हम लोग कल की क्लास में बाकी चीज़ों को देखेंगे।